माइक ऑन कर दिया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज इकट्ठा हुए हैं आपके साथ AS7 की रिवीजन करने के लिए और उसकी क्वेरीज डिस्कस करने के लिए। तो क्या हम पहले अपने पास AS7 की रिवीजन कर लें? तो AS7 की रिवीजन करेंगे, फिर उसकी क्वेरीज, फिर अपने पास अगला टॉपिक उठाएंगे हम लोग। तो ये रिवीजन का मैंने आपके साथ एक माइंड मैप बना दिया है। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? चल रहा नहीं? ठीक है। तो आइए, निखिल आप देखना चाहें तो क्लास कर सकते हैं। अगर आपने ये 7 किया नहीं तो कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं आपको। ठीक है, तो देखो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में क्या क्या पढ़ा था, तो मैं उसका एक माइंड मैप बना दिया। ठीक है, कि AS7 में हमने अपने पास एक माइंड मैप बना दिया कि ये AS7 है जो आपने एग्जाम के लिए करके जाना है। तो इसके अंदर ना हमने अपने पास क्या किया, एक तो मीनिंग के बारे में बात करी, एक उसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद बात करी, और एक आपके बाद हमने थर्ड पॉइंट अदर पॉइंट्स के बारे में बात करी। तो यानी इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में आपको कितनी चर्चा करनी है? माइंड मैप 1 जो कि इसके बारे में है, माइंड मैप 2 जो कि इसके बारे में है, और माइंड मैप 3 जो कि इसके बारे में है। ये तीनों माइंड मैप, ये माइंड मैप नंबर 2 आ गया, ये माइंड मैप नंबर 3 आ गया। ये नहीं आपको रिवीजन करनी है तो आप अपने पास ये करेंगे। और फिर साथ में एक हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी कि ये आपके पास, ये वैसे बुक में भी मार्क्ड है, अगर आपने देखा हो तो आपके बुक में भी मार्क्ड है, बट एनीवे आपको अपने पास अगर देखने हो तो ये हमने ऑलरेडी यहां पर भी लिखवा रखे हैं। तो जिन पे गोला लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? गोला लगा हुआ है का मतलब है कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और वैसे आप पूरे क्वेश्चन करना चाहें तो कॉस्ट प्लस पर इकलौता क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पर इकलौता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पर इतने सारे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ P&L पर इतने सारे क्वेश्चन है। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी इस चार्ट को आपने कैसे यूज करना है कि अगर मान लीजिए आपने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं एग्जाम से पहले, तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। और अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर लगता है कि हाँ नहीं, मेरे को इसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन और करने हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं और भी कर लेने चाहिए, तो ये 2 क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, मतलब इट्स योर कॉल कि आपके पास कितना टाइम है कितना नहीं। तो हमने 100% चीज आपके सामने बना दी। नहीं नहीं उमेश, AS21 आज नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ साथ फटाफट से मुझे बताइए कि आपके पास कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टैंडर्ड के अंदर इसका नाम क्या था? AS7 का इसका नाम क्या था? इसका नाम था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ये किस पर अप्लाई करता था? फटाफट से जवाब देते जाओ। किस पर अप्लाई करता था? कॉन्ट्रैक्टर पर या कॉन्ट्रैक्टी पर? तो ये अप्लाई होता था कॉन्ट्रैक्टर्स पर, ठेकेदारों पर, जिन्होंने अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। इसके अंदर आपके पास ना एक थ्योरेटिकल MCQ के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है मीनिंग के, कि भाई ये बताओ AS7 में जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इसका मीनिंग क्या है? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? ये क्या है? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या दोनों पार्टीज की अप्रूवल होगी? बिल्कुल। नेगोशिएटेड का मतलब है दोनों पार्टीज ने अपने अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन को नेगोशिएट किया है। मैं ये काम करूंगा, उसने कहा मैं ये नहीं करूंगा, उसने कहा मैं ये पैसे दूंगा, उसने कहा मैं इतने पैसे लूंगा, यानी बोथ है नेगोशिएटेड। स्पेसिफिकली का मतलब क्या है? क्या ये जनरल नेगोशिएशन है कि स्पेसिफिकली नेगोशिएशन है? तो भाई ये स्पेसिफिक है। मुझे बताइए, आप मोबाइल ऐप से कोई डाउनलोड करते हैं तो क्या हर सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रैक्ट होता है? डू यू नेगोशिएट?
उसमें लिखा हुआ है आई एग्री, आप आई एग्री करते हो तो ही आगे चलता है। कैन यू चेंज एनी टर्म एंड कंडीशन, तो दैट इज नॉट स्पेसिफिकली नेगोशिएशन। स्पेसिफिक नेगोशिएशन का मतलब है बोथ पार्टीज हैड अ राइट टू और टू चेंज और गेट इट चेंज्ड एनी कंडीशंस। ओके, ये किसके कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए है? ये किसी एसेट के लिए या ग्रुप ऑफ एसेट के लिए है। अगर ग्रुप ऑफ एसेट के लिए है मतलब उसमें कई एसेट बन रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो एक एसेट की कंस्ट्रक्शन है या ग्रुप है जो जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए। मुझे फटाफट से बताओ क्या इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है? द आंसर इज यस। क्या इसमें डिस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे, कोई मकान तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा? द आंसर इज यस। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? बिल्डिंग, डैम, फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, ये सब बनाने के, एयरपोर्ट वगैरह बनाने के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा आता है हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो फटाफट से बताओ कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे कैसे किया जाता है। ये हमारा प्रमुख इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या मैं कह सकता हूं ये हमारा मेन स्टैंडर्ड का पार्ट है? ये हमारा मेन स्टैंडर्ड का पार्ट है। तो मुझे फटाफट से बताओ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? कॉस्ट प्लस, और दूसरे कौन से? फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस का मतलब हो गया जिसके अंदर आपके पैसे फिक्स्ड हैं। कॉस्ट प्लस का मतलब हो गया जिसके अंदर आपकी कॉस्ट जितनी अप्रूव की जाएगी प्लस सर्टेन मार्जिन, यही आपका रेवेन्यू होगा। तो मुझे फटाफट से बताइए एक बार वैशाली, ब्लर क्या दिख रहा हूं मैं? ब्लर दिख रहा हूं या आपको मेरा कॉपी ब्लर दिख रही है? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉपी ब्लर दिख रही है तो आपका इंटरनेट का इश्यू है। ठीक है ठीक है, अगर मान लो मैं ब्लर दिख रहा होता तो फिर हमारे कैमरे का इश्यू होता। तो अगर कॉपी ब्लर दिख रही है तो कॉपी में कोई ब्लरनेस का कारण नहीं है सिवाय इंटरनेट के। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू अप्रूव्ड कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो मुझे फटाफट से बताओ जो अप्रूव्ड कॉस्ट हैं वो कौन सी हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी खर्चे करते हैं, जो जो अप्रूव कर दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे यहां पर आ जाएंगे प्लस उसका मार्जिन। अगर कुछ अनअप्रूव्ड कॉस्ट्स हैं तो क्या वो P&L में चली जाएंगी? द आंसर इज यस। और ये भी ध्यान रखना, आपको ना एक पैरा 35 की प्रोविजन बनानी पड़ेगी। इन ऑल सिचुएशन यू हैव टू मेक अ प्रोविजन कि आपको लगता है आने वाले समय में लॉस होगा, तो फॉर दैट यू नीड टू मेक अ प्रोविजन। तो इसे बोलते हैं मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस जो आपके पास है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर आपके पास कितने सवाल हैं? सिर्फ एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसे जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा जी आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, 90,000 अप्रूव हो गए, 90,000 के ऊपर अपना मार्जिन ऐड कर लो, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। लेकिन जो आपने कॉस्ट इनकर कर दी है वो सारी की सारी कॉस्ट आपका खर्चा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकता है। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जिनमें आपके पैसे फिक्स्ड है, यानी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना है। हालांकि इसका नाम फिक्स प्राइस है बट इसका अमाउंट भी वेरी करता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी रेवेन्यू वेरी करने के कई कारण होते हैं। वेरिएशंस होती हैं, क्लेम्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, एस्केलेशन होती हैं, पेनल्टीज होती हैं। इसका मतलब नाम फिक्स प्राइस है, एक्चुअल में फिक्स कुछ नहीं होता उसके अंदर। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप इसकी आउटकम रिलायबली असर्टेन कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम दैट कैन बी रिलायबली असर्टेन? मतलब उस फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में यदि मान लीजिए आप उसकी आउटकम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, तो ऐसे में पैराग्राफ कौन सा अप्लाई होगा? पैरा 21। और अगर आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते हो तो कौन सा पैरा अप्लाई होगा? पैरा 31। तो आपके पास 2 पैराग्राफ हैं, तो मैंने यस और नो लिख दिए। अच्छा, आउटकम कैसे असर्टेन हो सकती है? तो आउटकम असर्टेन करने के लिए ये 4 बातें लिखी हुई हैं। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हैं? मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको यही नहीं पता मुझे कितने पैसे मिलने हैं, तो इसका मतलब उसकी आउटकम आपके पास
पता नहीं क्या निकलेगी। भाई आपके दोस्त ने आपसे कहा मेरा मकान बना दो, आपने भी पैसे तय ही नहीं किए हैं, आपने मकान बनाना शुरू कर दिया। अब जब तक आपने अपना रेवेन्यू ही तय नहीं किया, हम अपने पास उसको अपने पास पैरा 31 में कवर करते जाएंगे। या हम कॉस्ट को अगर रिलायबली मेजर कर सकते हैं, अगर कॉस्ट भी रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट नहीं लगेगी, हम कितनी कॉस्ट खर्च कर चुके हैं, कितनी और फ्यूचर में लगेगी, हमें नहीं पता है, तो पैरा 31 लगाएं। लेकिन रेवेन्यू भी पता है, कॉस्ट भी पता है, फ्यूचर कॉस्ट भी पता है, और डिग्री भी पता है। आपको डिग्री तो अपने आप निकल जाएगी अगर आपको पता होगी कॉस्ट कितनी लगनी है और फ्यूचर कॉस्ट कितनी लगनी है। क्या इससे डिग्री निकल जाएगी? तो आप डिग्री भी निकाल सकते हैं। और आखिरी में ये रेवेन्यू आपको फ्लो होगा, ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए तो हम बोलते हैं कि अब आप पैरा 21 अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि पैरा 31 अप्लाई होगा। ऐसी स्थिति में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उतना ही रिकॉर्ड करते हैं जितनी कॉस्ट इनकर्ड है। पैरा 31 में जितना आपकी कॉस्ट इनकर्ड है उतना ही रेवेन्यू होगा, यानी यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। वट एवर यू हैव इनकर्ड आप बोल दोगे इतना रेवेन्यू है, अल्टीमेटली ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो पैरा 31 हमारे पास ये है। इसके ऊपर पैरा 31 पर भी कोई क्वेश्चन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं अनसर्टन आउटकम। तो अनसर्टन आउटकम का ये एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको इसको ही मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन आपको अनसर्टन आउटकम का कर लेना चाहिए, यानी पैरा 31 का। मेन पैरा कौन सा है? मेन पैरा है पैराग्राफ 21 मतलब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, आउटकम रिलायबली असर्टन हो सकती है, अप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो बात उठती है सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्यों लगाएं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ नहीं, क्यों लगाएं? तो इस पर फिर से एमसीक्यू लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्यों लगाएं। वैसे मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एमसीक्यू लेवल पर है, क्योंकि इसके ज्यादा सवाल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। बट स्टिल आपने 100% सब कुछ करके जाना, तो थ्योरेटिकली भी मैं आपको चाहता हूं स्ट्रांग बने, और प्रैक्टिकली तो बनेंगे ही बनेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्यों लगाते हैं? तो इसका मैंने आपको जवाब दिया था, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल लेगा? मल्टीपल ईयर्स लेगा। तो क्या आपकी कॉस्ट जो इनकर होगी वो डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट होगी, तो उसका सही एक्रूअल ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाए वो नहीं निकल सकता है। देयरफॉर हम अपने पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर लेता है, रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग वर्षों में आती है, जिस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो ट्रू एंड फेयर लगाने के लिए आप क्या करते हो? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हो। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, वो पूछता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब व्हाई डू वी अप्लाई दिस, इसका भी एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में हम करते क्या हैं, व्हाट आर दी कैलकुलेशंस दैट आर नीडेड इन दिस सिचुएशन। हम अपने पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, तीसरा फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, चौथा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कितनी चीजें हो गई बताओ जी? 4। एक तो रेवेन्यू निकालना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ढूंढनी है, फिर फ्यूचर कॉस्ट ढूंढनी है, और फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ढूंढनी है। मुझे फटाफट से बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में एक तो आ गया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो आपने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया, एक तो वो आ गया, वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ही है, तभी तो उसका नाम फिक्स प्राइस है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल आपने कुछ एग्री किया हुआ है। प्लस क्या समय समय के साथ देयर कैन बी सम वेरिएशन, एस्केलेशन, इंसेंटिव, पेनल्टीज, क्लेम्स, क्या और भी चीजें हो सकती हैं? द आंसर इज यस। तो हमारे पास बाकी चीजें भी आ सकती हैं। वेरिएशन क्या होते हैं? नए काम। क्लेम क्या होते हैं? कुछ खर्चे हो गए जिसको रिकवर करना है। एस्केलेशन क्या होती है? महंगाई भत्ता। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? प्राइज, इनाम। पेनल्टी क्या है? जुर्माना। पेनल्टी नेगेटिव है किसका? इंसेंटिव का। इन सबको जोड़ेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा?
ये निकल कर आएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मैंने इसके ए नाम से इसको संबोधन किया है। इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें इंपॉर्टेंट है, मुझे फटाफट से बताओ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये कि ये जो आप अपने पास चीजें बुक कर रहे हो ना अपने पास, ये तभी बुक कर सकते हो। आपको कोई कहता है कि भाई हमारे को कोई वेरिएशन मिल रही है, तो वेरिएशन को रेवेन्यू में तभी बुक कर सकते हो अगर आप उसका अमाउंट रिलायबली मेजर कर सकते हो और दूसरी पार्टी ने अप्रूव कर दिया, मतलब उसका अमाउंट मिलेगा, उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी है, यानी उसकी रियलाइजेशन सर्टन हो गई है, यानी कि आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कि वेरिएशन का पैसा मिलेगा, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि क्लेम का पैसा मिलेगा, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि एस्केलेशन का पैसा मिलेगा, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि वेरिएशन का पैसा मिलेगा। तो इन सब पर पेनल्टी बेसिकली क्या है? ये बच्चे, एक दो बच्चे और कह रहे हैं ब्लर आया है, साक्षी ने भी कहा ब्लर आया है। चलो अब देखो, मैं इसको बड़ा कर दिया है फॉर द टाइमिंग, अपना ये रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या चैलेंज है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने कुछ चेंज किया था, इस वजह से भी ब्लरनेस हो सकती है। वो इसलिए कि हमने अपने पास ना, हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी लास्ट वीक, तो हमने अपने एक इक्विपमेंट चेंज किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो उस वजह से है, बट दैट कैन बी अगेन। हालांकि उमेश कह रहे हैं कोई ब्लर नहीं है, रोहन भी कह रहे हैं ब्लर नहीं है। चलिए, हाँ कसक ने भी कहा ब्लर नहीं है, तो इसका ना मतलब ये इंटरनेट का इशू ही है, फिर इसका मतलब साक्षी आपके यहाँ इंटरनेट का इशू है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं इन सब में आपके पास अदर की बात, ये जो इनिशियल रेवेन्यू है इसकी बात नहीं कर रहा, इन सब में आप अपने पास उसको रिकॉर्ड करने से पहले चेक करते हैं कि आपको उसका पैसा मिल जाएगा, उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी है और उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि इंसेंटिव पर एक और भी चीज देखी जाती है। बताओ जी, इंसेंटिव पर एक और क्या देखते हैं? आपने क्वेश्चन किए थे। इंसेंटिव के केस में ये दो कंडीशन तो है ही है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कहां होना चाहिए? एडवांस्ड स्टेज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि नेकपाल ने आपसे कहा मेरा मकान बना दो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो आपको लगता है कि आप टाइम पर मकान बना देंगे, और नेकपाल कह रहा है मैं पैसे पक्का दूंगा, रीजनेबल सर्टेनिटी भी है, आप अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं, पर आपने काम शुरू नहीं किया। विल यू रिकॉग्नाइज द इंसेंटिव? तो इंसेंटिव में बाकी दोनों बातें हो गई, अमाउंट भी रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, और आपको पता है उसके अंदर पैसा नेकपाल दे भी पक्का देगा, देयर इज नो डाउट, फिर भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। इन द केस ऑफ इंसेंटिव आपका कॉन्ट्रैक्ट कहां होना चाहिए? इन दी एडवांस्ड स्टेज होना चाहिए ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप उसमें काफी काम कर चुके हैं। हालांकि ये भी जजमेंटल है कि कितना काम कर चुके हैं, बट एडवांस्ड स्टेज में होना चाहिए। तो हम अपने पास इस तरह से करते हैं। एक और इशू आपको अगर याद हो, हमने क्लासेस में किया था, एस्केलेशन को कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने आपको 3 तरह के सवाल कराए थे, मुझे फटाफट से बताओ कौन कौन से 3 तरह के सवाल थे। एक में थी, जितनी कॉस्ट बढ़ गई है एस्केलेशन में, जितनी कॉस्ट बढ़ गई है एस्केलेशन में, भाई मान लो महंगाई हो गई, 1 लाख का मटेरियल अब हो गया 1,10,000 रुपए का, तो फटाफट से बताओ एस्केलेशन कितनी होगी? आप बताओ जरा। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास मटेरियल कॉस्ट जो थी 1 लाख रुपए का अनुमान था, ये हो गई 1,10,000 रुपए की। तो मुझे बताओ एस्केलेशन आपका इंस्टीट्यूट आपको कैसे कैसे क्वेश्चन डाल सकता है? वो कह सकता है कि आप परसेंटेज यानी 50% या 60% ऑफ इंक्रीज। तो मुझे फटाफट से बताओ 60% ऑफ इंक्रीज, तो कितना आंसर निकलेगा? अगर लिखा हुआ है कि 60% ऑफ इंक्रीज एस्केलेशन है, तो कितना इंक्रीज हो गया? ये आ गया हमारे पास 6,000। अच्छा, फिर ये आ सकता है कि भाई 5% ऑफ रेवेन्यू,
अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, पर वो कहते हैं आपको रेवेन्यू जो बढ़ेगा वो 5% ऑफ कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, वो किसका बढ़ेगा? रेवेन्यू का 5% बढ़ेगा। तो ध्यान देना, मटेरियल महंगा होगा पर इसका अमाउंट आपको निकालना कैसे है? रेवेन्यू का 5%। तो क्या रेवेन्यू का 5% कैलकुलेट करोगे और वो अमाउंट निकलेगा? तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि ये परसेंटेज इंक्रीज का बता रहा है या परसेंटेज रेवेन्यू का बता रहा है। फिर एक क्वेश्चन और आया था जिसके अंदर उसने लिखा था अप टू 30,000 ऑफ इंक्रीज। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? उसमें 30,000 ही था, अप टू 30,000 ऑफ इंक्रीज। तो मुझे बताओ यहां पे इंक्रीज कितनी हो रही है? यहां इंक्रीज कितनी हो रही है? 10,000। मैंने कहा अप टू 30,000, तो क्या पूरे की पूरी इंक्रीज के पैसे मिल जाएंगे? द आंसर इज यस। तो मुझे फटाफट से आश्वासन दो कि ये आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी कह सकता है, ऑफ इंक्रीज भी कह सकता है, ऑफ रेवेन्यू भी कह सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ोगे। फिर भी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करना हो तो मैं आपको गाइड करता हूं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और वापिस आइए, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास इस सिचुएशन में हम अपने पास इस तरह से रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आप खड़े हैं ईयर एंड 1 पे, तो आप बेस्ट एस्टिमेट ईयर एंड के लेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 के लेंगे? अगर आप खड़े हैं एट द ईयर एंड 1, तो बेस्ट एस्टिमेट आप कौन से लेंगे? बेस्ट एस्टिमेट ऑफ ईयर एंड 1 लेंगे, बिगिनिंग के नहीं लेंगे, ईयर एंड 1 के। अच्छा, मान लो आप खड़े हैं एट द ईयर एंड 2, तो आप बिगिनिंग का एस्टिमेट लेंगे या ईयर एंड 1 का एस्टिमेट लेंगे कि ईयर एंड 2 का एस्टिमेट लेंगे? मतलब आप ईयर एंड 2 पर एक्चुअल में आज खड़े हैं, आज की डेट क्या है? ईयर एंड 2। तो आप अपने पास हमेशा लेटेस्ट डेटा लेंगे। तो मैंने आपसे कहा हमेशा आपको कौन सा डेटा लेना है? मोस्ट रीसेंट डेटा लेना है फॉर कैलकुलेशंस। जो आपकी कैलकुलेशंस है वो मोस्ट रीसेंट डेटा के हिसाब से होंगी। हाँ, अगर मोस्ट रीसेंट डेटा नहीं है तो क्या ओपनिंग का डेटा ही रीसेंट माना जाएगा? द आंसर इज यस। मैंने कहा आपके फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरा मुद्दा आता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। फटाफट से बताओ, इसमें 3 पार्ट में मैंने आपके साथ चर्चा की थी। एक तो जो डायरेक्ट खर्चा हो रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन, एक है जो इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन, और एक तीसरा था एलोकेटेड या शेयर्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। याद आ गया? 3 पार्ट थे। तो डायरेक्ट चीजें जो कंस्ट्रक्शन पे खर्च होती है उसके एग्जांपल दे दो फटाफट से, कौन कौन से थे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ऑन कंस्ट्रक्शन? मटेरियल कॉस्ट, ये वाला देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट। मुझे फटाफट से बताओ मटेरियल कौन सा वाला चाहिए? क्या एक्रूअल बेसिस पर चाहिए? द आंसर इज यस। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या आपको याद आया? हमारे 1-2 सवाल आपने किए थे जहां पर वो जानबूझ के स्टॉक भी दिखा रहा था कि मटेरियल परचेज इतना है, स्टॉक इतना है। तो ध्यान देना, परचेज्ड में और स्टॉक में कंज्यूम्ड जो निकलेगा वो माइनस करके निकलेगा। ओके, ये आ गई मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब क्या हो गया? क्या ये पेड होनी चाहिए कि पेड नहीं भी है तो भी आपकी लेबर कॉस्ट है? पेड और नॉट पेड, एक्रूअल पर काम कर रहे हो, ये भी आएगी। डायरेक्ट खर्चा जो आपने उस पर किया वो है डिजाइन की कॉस्ट। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी डिजाइन पर कोई खर्चा हो गया, ये आपके डायरेक्ट खर्चे हैं। इनडायरेक्ट खर्चे जो कंस्ट्रक्शन पर होते हैं वो कौन कौन से हैं? लेबर, ये कौन सी लेबर है? ऊपर लेबर थी जो मिस्त्री हैं, जो बना रहे हैं, जो लेबर है जो ढुलाई कर रही है, ये कौन सी लेबर है? ये सुपरवाइजर है जो वहां खड़ा खड़ा सिर्फ देखे जा रहा है कंस्ट्रक्शन को, है कंस्ट्रक्शन के काम पर वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, ये वो लेबर है। बिजली का खर्चा है, पेट्रोल फ्यूल इसका खर्चा है, हायर चार्जेस है, मशीन को किराए पर लिया, डेप्रिसिएशन है, वहां क्रेन आप अपने इस्तेमाल कर रहे थे, इंश्योरेंस का खर्चा है। ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक होते हैं एलोकेटेड एक्सपेंस। सर ये डेप्रिसिएशन यहां पर भी लिख दी, यहां पर भी आ गई। भाई अगर एक क्रेन पूरा साल एक ही साइट पर काम करती रही
तो उसकी सारी डेप्रिसिएशन कंस्ट्रक्शन में। पर अगर एक क्रेन 10 साइट पे काम कर रही थी तो उस क्रेन की डेप्रिसिएशन एक साइट पे थोड़ा ना जाएगी, कई साइट्स पर एलोकेट हो जाएगी, तो फिर वो एलोकेटेड एक्सपेंस में आ जाएगा। ऐसे ही इंश्योरेंस का एक्सपेंस, आपने 10 साइटों को एक साथ इंश्योर करा दिया तो उसका खर्चा क्या हो जाएगा, 10 साइट में एलोकेट हो जाएगा। और अगर मान लो एक ही साइट में आपने इंश्योरेंस कराया था तो इसमें आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है, जनरल, नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो यहां पर आएगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर मान लीजिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी है, एलोकेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का माना जाएगा, तो उसे इंक्लूड करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज cannot be allocated, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट cannot be allocated, कॉन्ट्रैक्ट लेने की कॉस्ट कभी भी आप एलोकेट नहीं कर सकते हैं। क्या फ्यूचर कॉस्ट में आपको कभी दिक्कत आती थी? आपने इतने सारे सवाल किए, फ्यूचर कॉस्ट हमेशा दनादन आपको दी होती थी, आप उसको उठा करके यूज कर लेते थे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते थे? तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए जितनी मटेरियल का, जितना आपने कॉस्ट इनकर कर दी, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलाएगी। तो आई होप यू रिमेंबर कि हम अपने पास इस तरह से डिग्री कैलकुलेट कर लेते थे। और फिर से बच्चा पूछ सकता है कि सर मान लीजिए हमारे पास ये डेटा ना हो या ये डेटा ना हो, तो मैंने कहा बेटा शुरुआत ही यहां से करी है कि ये सब आपके पास अवेलेबल हैं। अगर ये सब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहां आ ही नहीं सकते थे, ये अवेलेबल है तभी तो आप इधर आए हैं। तो ये डेटा आपके पास सारा का सारा अवेलेबल होता है। मुझे बताओ हम इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते थे? तो जो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है मल्टीप्लाइड बाय डिग्री, क्या ये आपका रेवेन्यू निकल आएगा? दिस इज योर रेवेन्यू। अगर इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट इनकर्ड, तो जितनी आपकी कॉस्ट इनकर्ड है, बी नंबर जो ऊपर लिखा था, तो आपके पास क्या निकल आएगा? टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। और उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे अर्लियर प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा? द आंसर इज यस। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने इसके ऊपर भी। अगर यहां लॉस दिखे तो एक घंटी बजनी चाहिए, फटाफट से बताओ। अगर यहां लॉस दिखाई दे, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में टोटल लॉस दिखाई दे, तो क्या घंटी बजनी चाहिए? अगर ये लॉस आ गया तो आपको अपने पास क्या करना है? इफ इट इज लॉस तो मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू, वो जो ए नंबर लिखा था, माइनस टोटल कॉस्ट जो बी और सी लिखा था, तो क्या आपके पास टोटल लॉस निकल आएगा? उस टोटल लॉस में अगर ये लॉस आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, दिस इज ई, अगर ये लॉस आप रिकॉर्ड कर चुके हैं तो बाकी आप क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। क्या ये प्रोविजन अगले साल कैंसिल कर दी जाएगी? हाँ, अगले साल फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, पिछली प्रोविजन कैंसिल करके नई बननी होगी तो बनाएंगे। एक आधा सवाल इसमें ऐसा भी था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि करंट ईयर का रेवेन्यू कितना है, ध्यान देने, अब मैंने आपको यहां पूछा था करंट ईयर का प्रॉफिट, अब बोल रहा हूं करंट ईयर का रेवेन्यू। कि आपके एग्जाम में आ गया कि करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं चाहिए, करंट ईयर का रेवेन्यू चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करंट ईयर का रेवेन्यू निकलता है कि ये टोटल रेवेन्यू निकलता है अप टू जितने वर्षों का आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं? डिग्री 2 साल की यूज कर रहे हो, तो अगर डिग्री 2 साल की है तो रेवेन्यू को जब 2 साल से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रेवेन्यू कितने का निकल कर आता है? ये 2 साल का निकल कर आता है। मांग रहा है वो करंट ईयर का रेवेन्यू, तो करंट ईयर के रेवेन्यू में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में अर्लियर ईयर का रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये भी एक आधे सवाल में उसने आपसे पूछा हुआ था कि क्या करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि साहब अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप बेहतर होगा अगर आप इन्हें कर ले। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं कि इन्हें जरूर करना चाहिए। इफ यू वांट टू डू मोर, तो जैसे ये अंडरलाइन कर रखे हैं ना, इसका ना 12 का सिमिलर 22 है, साथ में 31 है, आप इसके ऊपर और कर सकते हैं। इन दोनों में से ये सिमिलर है, एक कर सकते हैं। यानी आपके पास पूरा चार्ट है कि आपको सिर्फ इस चार्ट से ही काम हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन उठाना है और कौन सा नहीं उठाना है। ठीक है, एक हमारा माइंड मैप थर्ड भी है।
इस स्टैंडर्ड का एक काम और भी है, और वो कौन सा है? अदर पॉइंट्स। क्या ICAI वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड इन दोनों को कॉस्ट इनकम बोल देता है या वर्क इन प्रोग्रेस बोल देता है? क्या हमारा ICAI इन दोनों को कॉस्ट इनकम बोल देता है? द आंसर इज यस। लेकिन ध्यान रखना, वही बोलता है जहां कॉस्ट इनकम मिसिंग है। मान लो आपके क्वेश्चन में कॉस्ट इनकम अवेलेबल है, तो क्या इंस्टीट्यूट इन्हें जोड़ के कॉस्ट इनकम बोलता है? फिर नहीं बोलता। अगर कॉस्ट इनकम मिसिंग है तो इन दोनों को जोड़कर वो क्या बोलता है? ये कॉस्ट इनकम है, और इसी को वर्क इन प्रोग्रेस बोलता है। ये बिल्कुल गलत है, पर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपको बोला कि ये AS में नहीं लिखा हुआ, ICAI ऐसा करता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसके ऊपर अगर देखना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उसको करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्वेश्चन 7 में उन्होंने अजम्पशन लगा रखी है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, 7 है और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो नीचे लिखे हुए। मुझे बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट को हम सेगमेंट भी कर देते हैं या एक साथ कंबाइन करके ही लेते हैं? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े कर देते हैं या एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं? तो 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो हम कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े करके उसे देखते हैं। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? नंबर 1, सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच पार्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग प्रपोजल्स दिए गए हैं। यानी मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, पर प्रपोजल फर्स्ट फ्लोर का अलग है, सेकंड फ्लोर का अलग है, थर्ड फ्लोर का अलग है। Separate proposals have been given for each part. Number 2, separate negotiation has been done for each part, with both parties having rights to accept or reject any part of the contract. मतलब दोनों बड़े फ्रीली थे, किसी के गले में दबाव डालकर नेगोशिएट नहीं करा रहे थे। वो फ्रीली चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते, या कॉन्ट्रैक्ट चाहते तो रिजेक्ट कर देते। यानी फ्री एनवायरमेंट में वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ये दूसरी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, आप उसका कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएं तो क्या आप उनको अलग अलग करेंगे? तो अगर सेपरेट प्रपोजल्स हैं, सेपरेट नेगोशिएशन है जिसमें दोनों पार्टी एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकती है और उसका रेवेन्यू कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली देखेंगे। इसके ऊपर भी आपके पास 1-2 क्वेश्चन थे, तो ये वाले क्वेश्चन थे, ये सेपरेट और ये सिमिलर क्वेश्चन थे सारे के सारे। मैंने इसमें से एक क्वेश्चन मार्क कर दिया, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो आप। ये नहीं पसंद आया तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, कोई भी एक कर लो। अच्छा, फिर एक आता था डिस्क्लोजर। तो मुझे फटाफट से बताओ, डिस्क्लोजर मतलब आपको अपने पास अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें डिस्क्लोज करनी होती है। क्या क्या? बस ये लिस्ट है, आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री ऑफ कंप्लीशन। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये 4 चीजें तो आप कैलकुलेट करते हैं, वो चारों की चारों डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा प्रोग्रेस बिलिंग, कि कितने की बिलिंग कर दी गई और उसके अंदर से कितने पैसे आपके उन्होंने एडवांस में दे दिए या कितने पैसे उन्होंने रोक लिए आपके, एडवांस ऑब्लिक रिटेंशन। और एक नई चीज थी, ग्रॉस डेटर या क्रेडिटर भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। डू यू रिमेंबर? ग्रॉस डेटर या क्रेडिटर भी आपने डिस्क्लोज करने हैं। ग्रॉस डेटर और क्रेडिटर कैसे निकालने हैं? ग्रॉस डेटर या क्रेडिटर आपने कैसे ढूंढने हैं? तो मैंने आपको ना, अगर याद हो तो मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था। मैंने कहा था बेटा 2 चीजें कैलकुलेट कर लो। ग्रॉस डेटर या क्रेडिटर को ढूंढने के लिए क्या कर दो? 2 चीजें कैलकुलेट करो। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो जितना आपका रेवेन्यू है, जितने की बिलिंग कर दी जितने की बिलिंग कर दी, मुझे फटाफट से बताओ ये क्या आ गया? बाकी का अमाउंट क्या आ गया? ये आ गया आपके पास अनबिल्ड अमाउंट। बाकी के क्या अमाउंट आ गया? अनबिल्ड अमाउंट। तो मुझे बताइए, जितने की बिलिंग कर दी उसमें से भी हो सकता है आपको पैसे मिल गए हो या पैसे ना मिले हो। अगर पैसे मिल गए हैं या नहीं मिले हैं या ज्यादा मिल गए हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे डेटर एंड क्रेडिटर्स।
क्या डेटर एंड क्रेडिटर आपके पास बैलेंस शीट में चले जाएंगे? फटाफट से बताओ, क्या डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में चले जाएंगे? दे विल गो टू डायरेक्टली बैलेंस शीट। और ये जो अनबिल्ड रेवेन्यू था, ये जो अनबिल्ड रेवेन्यू था तथा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, ये प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा और अनबिल्ड का रेवेन्यू डेबिट भी हो सकता है, और अगर मान लो ओवरबिल्ड है तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आप अपने पास इसको अपने पास अनबिल्ड का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, और साथ में इसको अगर मान लो मैं इनको एडजस्ट जोड़ दूं या इनमें से कोई डेबिट है कोई क्रेडिट है, आप उसको नेट कर दे, तो अगर डेबिट बचता है तो इसे बोलते हैं डेटर, या क्रेडिट बचता है तो इसे बोलते हैं ग्रॉस क्रेडिटर। और इसके ऊपर भी आपको हमने क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन 7 है, 26 है, 24 है, ये 3 क्वेश्चन आपको इस पर भी कर लेने चाहिए। यहां आपको आईसीआई की एजम्पशन भी देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, और बाकी इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्रॉस डेटर ग्रॉस क्रेडिटर का अमाउंट भी निकालने को मिलेगा। तो दीज आर योर क्वेश्चंस। मुझे फटाफट से बता दो AS 7 के अंदर आप मुझसे क्या क्या कराना चाहते हो, और मैं आपको साथ में ही क्या इसको इस रिवीजन शीट को आपको मैं एक्सपोर्ट कर दूं और आप इसको अपने पास क्या कर सकते हैं, आप उसको लास्ट डेज की रिवीजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने पास भेज दी है, तो ये प्रोबेबली अब आपके पास अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। और मुझे फटाफट से बताइए आपके पास AS 7 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, या कोई क्वेरी रह गई हो। हालांकि हमने मोस्टली क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए थे, बट फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट बचा हुआ है तो मुझे बताइए, अन्यथा हम अपने पास आगे चल पड़े। निकिता ने कहा क्वेश्चन 24 एंड 32, तो आइए जी क्वेश्चन 24। Rajendra undertook a contract for 20 lakhs on an arrangement that 80% of the value of work done as certified by the architect of the contractor should be paid immediately and remaining 20% to be retained until the contract was completed। तो मुझे फटाफट से बताइए, जितना काम हो जाएगा उसका 80% मिल जाएगा और बाकी पैसे आपको बाद में मिलेंगे। In year 1 the amount expended was 8,60,000, तो आपने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी? 860। वर्क सर्टिफाइड वाज 8 lakhs। अच्छा एक बात बताओ निकिता, कॉस्ट इनकर्ड भी पता है और वर्क सर्टिफाइड भी पता है, तो मुझे फटाफट से बताइए इंस्टीट्यूट की assumption लगेगी कि नहीं लगेगी? यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, उसने आपको बता दिया ये कॉस्ट इनकर्ड है, और साथ में उसने अपने पास वर्क सर्टिफाइड भी बता दिया, तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल ठीक कहा कसक ने कि यहां पर इंस्टीट्यूट की assumption लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में क्या ये कॉस्ट इनकर्ड होती है? होती नहीं है, तो क्यों लगाएं? जब ये डाटा अलग है, ये है तो यही कॉस्ट इनकर्ड है, फिर ये क्यों है कॉस्ट इनकर्ड? लेकिन अगर मान लो ये डाटा ना होता तो मैं अपने पास तब क्या एज्यूम कर लेता? मान लो खाली इतना ही सवाल में दिया होता और कहीं पर भी कॉस्ट इनकर्ड ना लिखी होती, तो मैं इसको क्या मान लेता? मैं बोलता यही कॉस्ट इनकर्ड है, वो मानता मैं, अदरवाइज नहीं। 80% वॉज पेड एज एग्रीड। अच्छा 8 लाख का 80% आपको मिल गया, यानी कितना मिल गया? 6,40,000 मिल गया, और 1,60,000 आपका उसने रिटेन कर लिया। It is estimated that future expenditure to complete the contract will be 10 lakh। फ्यूचर कॉस्ट कितनी आएगी? 10 लाख। मुझे बताओ ईयर 1 के बारे में, उसका क्वेश्चन है रेवेन्यू कितना कितना बताएंगे। तो ईयर 1 का रेवेन्यू मुझे आप बता सकते हो? ईयर 1 का रेवेन्यू कितना होगा? डिग्री निकालिए। 860 आपने खर्च कर दिया है, डिवाइडेड बाय 860, और फर्दर एक्सपेंडिचर 10 लाख का होगा। क्या मुझे बता सकते हो डिग्री कितनी होगी? तो ये आप क्या 860 डिवाइडेड बाय 1860, तो अगर इसको देखें तो डिग्री कितनी आ गई? 46.24%। ओके निकिता, तो हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं? हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं? आपका टोटल रेवेन्यू 20 लाख का था, तो 20 लाख का 46%, यानी दिस इज द रेवेन्यू। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल सकते हैं निकिता। मतलब इसमें तो क्वेश्चन में अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। ईयर 2 आ गया, ईयर 2 में वो हमें क्या बोल रहा है?
ईयर 2 में अमाउंट एक्सपेंडेड वर 475। तो मुझे फटाफट से बताओ, आपने अगले साल में 475 खर्च कर दिए। 3/4 ऑफ द वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट वाज सर्टिफाइड एज डन बाय द December 31st एंड 80% वाज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली। ये बताओ, उसने कहा 3/4 ऑफ द वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट वाज सर्टिफाइड, तो क्या ये सर्टिफाइड की बात ही कर रहा है? ये तो वर्क सर्टिफाइड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो बता रहा है 75% वर्क क्या है, सर्टिफाइड है, और कह रहा है इसका 80% अकॉर्डिंगली मिल गया। और हमको अभी भी कितना खर्च करना पड़ेगा, हमें अभी भी 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मुझे बताओ, अब डिग्री निकालनी है निकिता। ये 75% की डिग्री वर्क सर्टिफाइड वाली है, इसका हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी डिग्री निकालेंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ, आपने अभी तक कितनी कॉस्ट खर्च कर दी? 860 ये खर्च कर दी, 475 ये खर्च कर दी, और 4 लाख अभी भी खर्च करनी बाकी है। तो मुझे फटाफट से बताओ, 860 आप पहले खर्च कर चुके थे, और दूसरी कॉस्ट कितनी आपने इनकर की थी? दूसरी 860 बाद 475। तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी हो गई जो आपके पास खर्च हो गई? 8 4 12 1335। टोटलिंग चेक करते जाना, प्लस फर्दर कॉस्ट आपको 4 लाख की खर्च करनी है, तो 1735। तो डिग्री कितनी हो गई? 1335 अपॉन 1735। देखना मैंने ठीक लिखा हुआ है ये, 8 4 12, हाँ 1335 डिवाइडेड बाय 1735, तो डिग्री हो गई 76.95%। तो अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो इतना रेवेन्यू आपके पास 2 साल का बन जाता है। पिछले साल का रेवेन्यू कितना बुक किया था आपने? 924, अगर माइनस कर दूं तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ गया। ध्यान देना निकिता, इस क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट नहीं मांगा है, उसने पूछा है कि आप कितना कितना रेवेन्यू निकालोगे। तो हमने अपने पास फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू निकाला, दूसरे साल का रेवेन्यू निकाला। बाय थर्ड ईयर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एक्सपेंडेड वाज 310 एंड द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। मुझे फटाफट से बताओ, थर्ड ईयर में डिग्री कितनी हो गई? 100%। तो थर्ड ईयर में 20 लाख का रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 20 लाख, जिसमें से पहले साल में रेवेन्यू कितना बुक कर दिया था? 924,800। दूसरे साल में रेवेन्यू कितना बुक कर दिया थे? 614,200। क्या आप निकाल सकते हैं बैलेंस रेवेन्यू कितना हो जाएगा? तो वैसे निकिता, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ अदरवाइज ऐसा फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। आई बिलीव कि आप सिर्फ वर्क सर्टिफाइड की वजह से क्वेश्चन आपका क्वेरी में था। 32 नंबर क्वेश्चन भी आपने पूछा शायद, 32 सेम है, तो हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मुझे और बताओ, ये आपके पास एमटीपी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। मैं कह रहे हैं डिस्क्लोजर का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये तो हमने क्लास में शायद किया नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। मयंक, आइए मेरे साथ साथ, मुझे फटाफट से बताओ। कहता है अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो, उसकी डिटेल दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये हो गया रेवेन्यू 1000। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, कहीं पर भी कॉस्ट इनकट के बारे में डाटा नहीं दिया, तो मैं क्या करेंगे? कॉस्ट इनकट के बारे में और कहीं पूरे सवाल में डाटा नहीं है, सिर्फ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है। तो क्या मैं बोल दूंगा ये कॉस्ट इनकट है? तो दिस इज योर कॉस्ट इनकट। अच्छा, फिर वो बोलता है फर्दर कॉस्ट कितनी होगी? 495। क्या मुझे डिग्री बता सकते हो डिग्री कितनी होगी? तो आप 605 खर्च कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 605 प्लस 495, तो डिग्री निकालो और मुझे बताओ कितनी है। अगर इनकी डिग्री देख लें तो भाई पता मिल चल जाए, तो क्या यही आ रही है 605 बटा 1100, तो डिग्री इज 55%। ओके, अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर डिग्री है 55% तो रेवेन्यू का कितने परसेंट रेवेन्यू बुक हो सकता है? तो रेवेन्यू कितना बुक हो सकता है? रेवेन्यू बुक हो सकता है 550। तो मुझे फटाफट से बताओ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 550 माइनस कॉस्ट इनकट है 605, यहां आ गई लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट का लॉस कितना हो गया? 55। अब मुझे बताओ, पिछले साल कोई और लॉस है नहीं है, तो ये लॉस तो 55 का हो गया। क्या प्रोविजन बनेगी? प्रोविजन बनेगी इस सवाल में?
तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का है? 1000। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? 1100। तो टोटल लॉस कितने का है? 100। 55 का आपने बुक कर दिया, तो फ्यूचर का लॉस कितना है? फ्यूचर का लॉस हो गया 45। अच्छा, और इसने ये टोटल 100 बता दिया। अब इनका ना तरीका हमसे थोड़ा अलग ही चलता रहता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपने पास। अच्छा, और इसके बाद हमको क्या करना है? वो कह रहा है जी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 400, टू बी रिसीव्ड 140। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ इसका डेटा ध्यान रहेगा? मैं किताब इसको हटा दूं यहां से, इसका डेटा ध्यान रहेगा? आप मुझे आंसर देते जाना। यही वाला चार्ट, ठीक है, यही वाला चार्ट कौन से पेन से बनाते हैं? जामनी कलर से। बताइए इस क्वेश्चन में कितने का रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया? ये वाला रेवेन्यू मुझे बताओ कितने का था? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था 55% ऑफ 1000। अंश 1000 तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था। शब्दों पे ध्यान दो अंश, टोटल रेवेन्यू नहीं बोल रहा, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बोल रहा हूं, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 55% पूछ रहा हूं। ओके मयंक, तो ये कितना हो गया? 550। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कितना पैसा मिल गया? फटाफट से बताओ, हाउ मच मनी हैव बीन रिसीव्ड। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर दोबारा दिखाना है तो ये देखो, नहीं ये भी नहीं है, कहां गया? तो कितना पैसा मिल चुका है? तो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितना पैसा मिल चुका? 400। तो कहां पर है रिवीजन? ये रही। तो कितना पैसा मिल चुका है? 400। अच्छा, अभी वो कह रहा है स्टिल टू बी रिसीव्ड, कह रहा है अभी भी और रिसीव करना है। बताओ जी कितना रिसीव करना है? 140। इसका मतलब प्रोग्रेस बिलिंग कितने की रही होगी? फटाफट से बताओ। देयरफॉर प्रोग्रेस बिलिंग मस्ट बी ऑफ हाउ मच? 540। मुझे ये बताओ, क्या प्रोग्रेस बिलिंग को डिस्क्लोज करना होता है? फटाफट से बताओ, क्या प्रोग्रेस बिलिंग को डिस्क्लोज करना होता है? हां। क्या आपका पैसा किसी ने रोक लिया? प्रोग्रेस बिलिंग हो गई 540। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कितना पैसा रोक लिया उन्होंने, एडवांस नहीं दिया, उन्होंने कितना पैसा रोक लिया तुम्हारा? कितना पैसा रोक लिया? 140। रिटेंशन मतलब कितना पैसा रोक लिया, जो आपका पैसा रुका हुआ है वो 140 है। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी थी इस क्वेश्चन में? फटाफट से बताओ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी थी इस क्वेश्चन में? 55%। कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 100। इफ यू रिमेंबर, हमने 45 की प्रोविजन बनाई थी, 55 का लॉस था, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 100। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी इनकर की थी? 605। रेवेन्यू कितना था? 550। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अभी भी रह गई, बताओ अब क्या रह गई? ग्रॉस डेटर या ग्रॉस क्रेडिटर। इस चार्ट को पूरा करेंगे, तो मुझे फटाफट से बताओ, आपके पास अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का है? फटाफट से बताओ, अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का है? यानी 550 में अगर बिलिंग हुई है 540 की, तो अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का है? 10। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस आपने कितने की बनाई थी? फटाफट से बताओ, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितने की बनाई थी? 45। इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और अनबिल्ड रेवेन्यू ये लेनदारी है कि देनदारी है? मतलब अनबिल्ड रेवेन्यू क्या 550 में आपने 540 की बिलिंग की है, बाकी 10 आपकी लायबिलिटी है कि बाकी 10 भी मिलेगा आपको? बाकी 10 भी मिलेगा, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो मुझे फटाफट से बताएं, ये वाला जो 140 था ये कहां चला जाएगा? फटाफट से बताओ, ये 140 कहां चला जाएगा? ये बैलेंस शीट में चला गया, किस नाम से? डेटर के नाम से। और ये दोनों भी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। मुझे फटाफट से बताइए, इसका बैलेंस कौन सा है? फटाफट से बताओ, इसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट। इसका बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में कौन जीता? डेबिट और क्रेडिट में कौन जीता? इस सवाल में क्रेडिट जीता। मुझे बताओ कितने का क्रेडिट बच गया? कितने का क्रेडिट बच गया?
35। अब क्रेडिट बच गया तो इसको ग्रॉस क्या बोलूं, डेटर बोलूं कि क्रेडिटर बोलूं? तो यह है ग्रॉस क्रेडिटर 35, तो ये आ गया ग्रॉस क्रेडिटर 35। तो क्या मैं अपने पास इसको भी रिपोर्ट कर दूंगा? तो इसे भी रिपोर्ट कर दूंगा। तो ग्रॉस अमाउंट टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर 35। ये क्या हुआ, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, क्या ये ग्रॉस क्रेडिटर हो गए? ये हो गए ग्रॉस क्रेडिटर। ठीक है, तो अब उसके पास ये रेवेन्यू था, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। और डिस्क्लोजर, क्या डिस्क्लोजर यही वाले आ रहे हैं आपके? रेवेन्यू का डिस्क्लोजर यही है, ये 605 है। प्रॉफिट 100 का था, प्रोग्रेस बिलिंग इतने की, इतने की, इतने की। और इन्होंने डिग्री बताई नहीं, सिर्फ उसका मेथड बता दिया। डिग्री कितनी आई थी? शायद 55% आई थी। तो ये आपके पास हो गया। तो ओके, क्या आपका ये डिस्क्लोजर था क्वेश्चन 7 का? और जो इनका तरीका है ना, ये पता नहीं कैसे कैसे जमा घटा करते हैं, इतने झमेले मत पड़ो, जैसे हमने समझाया वैसे करके चलोगे फटाफट हो जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताएं, इसमें और भी कोई क्वेश्चन है? कसकने का एमसीक्यू का क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू का क्वेश्चन, एमसीक्यू AS 7 का एमसीक्यू क्वेश्चन 4। तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन 4 करने के लिए मुझे क्वेश्चन का पहले ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। XYZ agrees to construct a building on behalf of client GH Limited on 1st April. The expected completion time is 3 years. XY incurred a cost of 30 lakh. तो cost incurred कितनी है? 30 lakhs. Up to 31st March 2020 expected कि additional cost कितनी होगी? Further cost कितनी होगी? 90 lakhs. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का है? 112। ऑन 31st मार्च ए हैज बिल्ड फॉर 42। प्रोग्रेस बिलिंग कितने की है? 42 लाख एज पर द एग्रीमेंट। एज्यूम दैट वर्क इज कंप्लीट टू द एक्सटेंट ऑफ 75% बाय द एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 में आपके पास जो था, सेकेंड ईयर में आकर ये 75% हो गया। द टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1। अब मुझे फटाफट से ये बताइए, आपके पास कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? कसक 30। अब मुझे कसक ये बताओ, इसमें लॉस तो नहीं आ रहा कहीं? तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, इसमें लॉस तो नहीं आ रहा। डिग्री कितनी आ रही है? फटाफट से बताओ, डिग्री कितनी आ रही है? इस क्वेश्चन में डिग्री आ रही है जी 25%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का है? 112 का 25% माइनस कॉस्ट इनकर्ड आ रही है 30। तो मुझे बताओ, निर्जला ने कहा दिस इज 28, तो यहां पर तो लॉस आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर लॉस आ रहा है तो क्या मैं आपको कह दूं कि इसका मतलब इसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बनने वाली है? हाँ, तो प्रोविजन कितने की बनने वाली है? तो आपको 120, 8, 2, 6 की प्रोविजन बनने वाली है। तो मुझे बताओ, आपके खर्चों में कसक कितना अमाउंट आ जाएगा? क्योंकि उसने पूछा है टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 36। तो दिस इज योर आंसर। अब बाकी इनके आंसर से एक बार टैली करके देख लेना कि अगर मान लो फर्क है तो मुझे बताना, देन वी विल डिस्कस। और इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है? 5th क्वेश्चन, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर 2। तो ध्यान दे, प्रॉफिट मांग रहा है कि रेवेन्यू मांग रहा है? प्रॉफिट मांग रहा है कि रेवेन्यू मांग रहा है? रेवेन्यू मांग रहा है। तो मुझे फटाफट से बताओ, 112 सेकेंड ईयर में आकर वो कहता है 75% कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए? 112 का 75% 84। आप पहले कितना रेवेन्यू बुक कर चुके हैं? 28। तो कितना रेवेन्यू बच गया? -28, 56। तो 56 इज योर सी आंसर। 8th क्वेश्चन देखो जी, 8th क्वेश्चन बच्चे ने कहा है कि 8th क्वेश्चन देखो। एलपी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 200। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड मटेरियल परचेज्ड, अनयूज्ड। अच्छा ये बताओ, मटेरियल परचेज्ड और अनयूज्ड मटेरियल, इन दोनों से आपकी मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकल आएगा? वैशाली, परचेज इतना किया, 30 बचा हुआ है, तो आपका कंज्यूम्ड कितना निकला है? 50। लेबर कितने की है? लेबर इनकर्ड कितने की है? 60। मशीन यूज्ड फॉर 3 years फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 100 lakhs।
एक्सपेक्टेड लाइफ इज 15 ईयर्स। अच्छा, अब मुझे फटाफट से ये बता दो कि मशीन की डेप्शन कितनी निकल आएगी। क्या आप बता सकते हैं? अगर 100 लाख की मशीन है, 15 साल की लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू बताई नहीं है, तो ईयर की डेप्शन ये बनती है 3 साल इस पर यूज होगी, तो 3 साल की डेप्शन कितनी आ गई? 20। तो डेप्रिसिएशन भी आ गई, दिस इज इक्वल टू 20। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, अभी भी फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लग जाएगी? 80 लाख। लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी, तो मुझे बता सकते हो कितनी कॉस्ट इनकर्ड है? कितनी कॉस्ट इनकर्ड है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। जल्दी से बताओ जी, टोटल कॉस्ट कितनी है? 130, 110, 210, 210। चेक कर ले। टोटल रेवेन्यू कितने का है? टोटल रेवेन्यू है 200। तो लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया? 10 लाख का आपका टोटल लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो इतने कोई मुश्किल नहीं होते एमसीक्यू, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम कर सकते हैं। तो मुझे फटाफट से बताएं, अगर मान लीजिए और कोई पॉइंट है तो बताएं, वरना हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो मैंने अपने पास अब ये टॉपिक को समाप्त कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पास इसके अंदर, क्या आप अपना टेस्ट भी करके सबमिट करेंगे? आपके एलएमएस पर इसका टेस्ट लगा हुआ है, क्या वो टेस्ट सबमिट करेंगे? फटाफट से बताओ। तो अब एक काम करना, अब आपका AS7 मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने रिवाइज कर दिया, अब आपको क्या करना चाहिए? बताऊं आपको क्या करना चाहिए? रिवीजन आपने कर ली, नाउ डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने मार्क किए ना आपके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वाले इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? जिनको गोला मार्क कर रखा है, ये वाले क्वेश्चन कर लो। क्या कर सकते हो? कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 मतलब इट विल टेक 2.5 आवर्स। बस 2.5 घंटे में आप ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो। तो क्या आप करोगे? ये आपको 2.5 घंटे लगेंगे। एंड देन डू टेस्ट ऑन LMS। वो टेस्ट आप सबमिट कर देना, तो हमारी टीम उसे चेक करके भी आपको देगी। तो आप अपने पास अपना आंसर्स को मिलाना, और फिर अगर कोई चर्चा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर करके भेज भी सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि सर हमको ये वाले में डाउट आ गया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपको अपना नंबर बता रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो मुझे फटाफट से बताइए, क्या मैं अपना टॉपिक क्लोज कर दूं और मैं अपने अगले टॉपिक पर आ जाऊं? तो अब बीच में क्या होगा? स्लाइड चेंज होगी, क्लास वैसी चलती रहेगी। आप बस 3 या 4 मिनट का ब्रेक समझ लें, तब तक नेकपाल क्लास स्लाइड चेंज करेगा और देन विल कम बैक। नेकपाल कर सकते हो आप।